ये मनाजिर उसी एमक्यूएम के मरकज के हैं जिसके डिसिप्लिन की मिसालें दी जाती थी, और डिसिप्लिन भी वो जिसका स्टैंडर्ड खुद अल्ताफ हुसैन ने इस तरह सेट किया था। Ready, 1, 2, 3. अल्ताफ हुसैन का जो कंट्रोल कारकुनों और हामियों पर था वो देखते ही देखते पूरे शहर पर कायम हो चुका था, और इस कंट्रोल की वजह सिर्फ अवामी हिमायत या कारकुनों की तादाद नहीं बल्कि तंजीम का खौफ भी था। अल्ताफ हुसैन की एक आवाज पर शहर जाम हो जाता, और उस वक्त तक जाम रहता जब तक दूसरी आवाज ना आ जाती। मेरी आवाज आप तमाम लोगों तक पहुंच रही है। ये कंट्रोल 3 अशरों तक कायम रहा। इन 3 अशरों में कराची में क्या क्या होता रहा इसकी तफसील रफ्तार अपनी कई डॉक्यूमेंट्रीज में बता चुका है, लेकिन आज हम आपको कराची की लाइफ आफ्टर अल्ताफ कहानी सुनाएंगे। लेकिन इससे पहले फाउंडर रफ्तार फरहान मलिक का एक जरूरी पैगाम। कंटेंट क्रिएटर्स के पास 3 तरीकों से पैसा आता है: मोनेटाइजेशन, स्पॉन्सरशिप्स और फंडिंग। फंडिंग हमारे पास है नहीं, और आपने ये भी नोट किया होगा कि रफ्तार की अक्सर वीडियोस पर कोई स्पॉन्सर्स नहीं होते। इसके 2 रीजंस हैं। एक तो ये कि स्पॉन्सर्स को लगता है कि रफ्तार जो कंटेंट बनाता है वो बहुत खतरनाक होता है, इसलिए वो हमसे दूर रहते हैं, और दूसरा हमें भी उनके करीब जाते हुए खतरा महसूस होता है। तीसरा, मोनेटाइजेशन। पाकिस्तानी कंटेंट को जो रेट्स मिलते हैं बहुत कम होते हैं, यानी कि 1000 व्यूज़ पे कोई 200-250 रुपए। और दूसरा मसला ये है कि जिस तरह का कंटेंट हम बनाते हैं वो कंटेंट बनाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उसमें बहुत मेहनत लगती है, रिसर्च करनी पड़ती है, किताबों को छानना पड़ता है। इसलिए हम डेली ब्लॉगर्स की तरह रोजाना की 2-2, 3-3 वीडियोस अपलोड नहीं करते। ये तो थे 3 रिवायती ऑप्शंस, लेकिन एक चौथा ऑप्शन भी है, आप। इसलिए अब रफ्तार पेट्रियन पर भी जा रहा है, जहां आप हमारे न्यूज रूम का हिस्सा बन सकते हैं। आप देख सकते हैं कि हम कैसे टॉपिक्स चूज करते हैं, रिसर्च करते हैं, आपस में लड़ते हैं, कीमे के समोसे खाते हैं, और सबसे गैर अहम चीज ये कि मुझ नाचीज से भी आप मुलाकात कर सकेंगे। हर चीज की एक कीमत होती है, और सच की भी एक कीमत है जो रफ्तार पिछले कई सालों से अदा कर रहा है। लेकिन हमें अब आपके साथ की जरूरत है। एक सवाल यह है कि अल्ताफ हुसैन और उनकी लंदन से कंट्रोल होने वाली एमक्यूएम यहाँ तक कैसे पहुंची। अल्ताफ हुसैन का कराची की सियासत में निस्बतन इर्रेलेवेंट हो जाना, ये कोई एक शब या ये वो उनकी इनफेमस तकरीर जो उन्होंने की थी, ये उसका सिलसिला नहीं था। मेरे ख्याल से 2013 से ये सिलसिला, या उससे भी पहले से ये सिलसिला शुरू हो गया था। सोशल मीडिया की आमद जो है ना, वो अल्ताफ हुसैन के लिए मेरा ये ख्याल है कि उनके डिक्लाइन वहाँ से शुरू हुआ था, जब उनकी वो वीडियोस आना शुरू हुई थी। आपको पता है, ये रात में कुछ बयान आया करते थे, फिर फारूक सत्तार आते थे और कहते थे जी सियाक़ो सबाक़ से हट के बयान पे, जबकि हम सब देख रहे थे, सुन रहे होते थे। वैसे तो न्यूज चैनल्स पर दर्जनों प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नशर की जाती हैं, लेकिन कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस ऐसी होती हैं जो तहलका मचा देती हैं। 3 मार्च 2015 को की जाने वाली मुस्तफा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी ऐसी ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। कहां ले गया हमें ये कौम जो कि तहजीब याफ्ता कौम थी, आज बदतहजीब हो गई। ये कौम जो कि पढ़े लिखे थे, बाप दादाओं का विरसा था हमारे पास, आज यार आज ये जाहिल हो गई है। ये मुहिब्बे वतन लोग थे पाकिस्तान के तमाम इदारों में, ये आज रॉ के एजेंट हो गए। ये रॉ के एजेंट हो गए। आज पूरी महाजिर कम्युनिटी को, पूरा पाकिस्तान इस आदमी की वजह से रॉ के एजेंट तस्वुर करता है। यार क्या हो गया हमें, कहां चले गए हम? ये क्या हो गया इस कम्युनिटी, कहां ले गया ये आदमी हमें? एक ऐसा शख्स जिसे भाई ने सड़क से उठाकर स्टार बना दिया, जो खुद अल्ताफ हुसैन को अपना सब कुछ मानता था, जो अल्ताफ हुसैन के खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुन सकता था,
वो कराची में ही बैठकर अल्ताफ हुसैन के खिलाफ ऐलान जंग कर रहा था। 1992 की हकीकी बगावत के बाद ये पहला मौका था कि अल्ताफ हुसैन के खिलाफ इन्हीं की पार्टी में से किसी ने सर उठाया था। लेकिन कमाल की ये बगावत अचानक नहीं हुई। 2012 में एमक्यूएम की जानिब से सेनेटर बनने के बाद से ही मुस्तफा कमाल पार्टी सरगर्मियों से दूर होते चले गए। पहले पुरस्कार खामोशी इख्तियार की और अगस्त 2013 में खामोशी से दुबई मुंतकिल हो गए और फिर ये खामोशी 3 साल बाद 3 मार्च को टूटी, जिस दिन उन्होंने अपने कायद के खिलाफ वो सब कुछ कह दिया जिसका हलफ वफादारी उठाने वाला कोई कारकुन तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। पाकिस्तान की तमाम मौजूदा गवर्नमेंट्स को, पाकिस्तान की साबका गवर्नमेंट्स को, सबको ये पता है कि अल्ताफ हुसैन साहब के रॉ से ताल्लुकात है। जिस आदमी को हमने जो है वो खुदा बना के पेश किया, वो क्या बातें कर रहा है, किस लैंग्वेज को इस्तेमाल कर रहा है। पहले रात में जो है वो मूड ऑफ होता था, मूड खराब होता था कसरत शराब नोशी की वजह से। अब जो है वो दिन और रात में कोई फर्क ही नहीं रह गया। अब हफ्तों का जो है वो टेन्योर खत्म ही नहीं होता। प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई तो बहुत से लोगों के दिल में सवालात ने जन्म लिया। ये कैसे हो सकता है कि मुस्तफा कमाल किसी गैबी मदद के बगैर ही अल्ताफ हुसैन पर हमला आवर हो गए? और ठीक 1 हफ्ते बाद गैबी निजाम हरकत में आ गया। 11 मार्च को रेंजर्स ने 9-0 पर ऑपरेशन किया, टारगेट किलिंग के मुल्जिमान को गिरफ्तार और भारी तादाद में असला बरामद किया। अल्ताफ हुसैन की रिहाइशगाह पर बनने वाला मरकज 9-0 और उनकी वालदा से मौसूम खुर्शीद बेगम मेमोरियल हॉल सील कर दिया गया, जो आज तक सील है। इस ऑपरेशन के बाद एमक्यूएम के कई रहनुमाओं, अरकान असेंबली और ओहदेदारों के खिलाफ कत्ल और करप्शन जैसे केसेस की बाज़गश्त सुनाई देने लगी। 23 मार्च को मुस्तफा कमाल ने पाक सरजमीन पार्टी के कयाम का ऐलान किया और उसके बाद लाइन लग गई एमक्यूएम के उन रहनुमाओं की जो अचानक मुस्तफा कमाल के साथ नमूदार होते, अल्ताफ हुसैन को तनकीद का निशाना बनाते और पीएसपी में शमूलियत का ऐलान करते। रजा हारून, अनीस अहमद एडवोकेट, डॉक्टर सगीर, वसीम आफ्ताब और इन जैसे और रहनुमा और तंजीमी ओहदेदार भी शामिल हुए। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, इनको देखते गए, समझते गए, सुनते गए, आंखें खुलती गईं। 3 मार्च के बाद दिल भी खुला, जहन भी खुला और ये हुआ कि नहीं यार, जिन्होंने बेड़ा उठाया है, जब एक हक बात के लिए बेड़ा उठाया है और सब बाद में सच्चाई नजर आती है तो अब इनका साथ देने का वक्त है। घर पे बैठकर और अपने दिल के फफोले फोड़ता था तो मुझ में भी, मैंने कहा अब इनके साथ इस काफिले में शामिल हुआ जाए। और जिन्होंने सच को कबूल कर लिया, अल्लाह ताला ने उनको कामयाब किया। ये वो रीज़न है और ये वो नुस्खा है जिसकी वजह से मैं आज यहाँ पर पहुँचा। मैं यहाँ आ गया हूँ। मैं पॉइंट स्कोरिंग नहीं कर रहा था, मैं फ्लैटरर नहीं हूँ, मैं चर्ब ज़बान नहीं हूँ, मैं ये जो फ्लैटरिंग है ये मैं नहीं कर सकता, मेरा स्टाइल ही नहीं, मैं नहीं कर सकता ये बात, चुप रहूँगा। लेकिन एक प्रॉब्लम था, वो ये कि एमक्यूएम के लीडर तो कमाल के पास आ रहे थे, लेकिन कराची की आवाम इस सारी सिचुएशन को थोड़ा शक की नजर से देख रहे थे। दरअसल अयूब खान से लेकर आज तक एक मुशर्रफ को छोड़कर कराची हमेशा एंटी एस्टेब्लिशमेंट शहर रहा है और फिर आवाम का मूड देखते हुए गैबी इमदाद बढ़ाने का फैसला किया गया। अल्ताफ हुसैन को न्यूज चैनल्स पर बैन कर दिया गया और फिर जो कसर बाकी थी वो 22 अगस्त 2016 को अल्ताफ हुसैन ने खुद पूरी कर दी। फारूक सत्तार भाई और ठाकुर का टाकरा तो आप सबको ही याद होगा। मैदान खाली था, लेकिन मुस्तफा कमाल की पार्टी अब भी कराची में किसी किस्म का सियासी मोमेंटम बनाने में नाकाम थी। इस साल मज़ार कायद पर एक जलसा किया गया। ये जलसा बिल्कुल पीटीआई के फॉर्मेट पर किया गया। जलसे में फायरवर्क्स भी थे, म्यूजिक भी था, सेलिब्रिटीज भी थे, लेकिन बस अवाम नहीं थे। अनीस कायम खानी के मुताबिक तो इस जलसे में 3 लाख अफराद ने शिरकत की। लेकिन आप इस जलसे की फिजाई मनाजिर खुद देखिए और फिर फैसला करें आपको कितने लोग नजर आ रहे हैं। 2018 के इलेक्शन से 6 महीने पहले मुस्तफा कमाल ने एक और तारीखी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन इस बार वो अकेले नहीं थे। इनके साथ डॉक्टर फारूक सत्तार भी मौजूद थे। पीएसपी और एमक्यूएम के मर्जर का ऐलान कर दिया गया। हमने ये फैसला किया कि हम मिलजुल कर कराची के अवाम की खिदमत करें, एक मुत्तहदा कोशिश करें। आने वाले इंतखाबात में और इंतखाबात से पहले और उसके बाद हमेशा
हम एक मंशूर और एक पार्टी के नाम से हम अपनी जिद्दोजहद पाकिस्तान के लोगों के लिए करेंगे। लेकिन अगले ही दिन फारूक सत्तार ने अपने फैसले से पीछे हटते हुए रिजाइन करने का ऐलान किया। मैं सियासत से दस्तबरदारी का ऐलान करता हूं। मैं पूरे पाकिस्तान को यह बताना चाहता हूं कि हां, एस्टेब्लिशमेंट ने बुलाकर फारूक सत्तार से मिलवाया है और जब हम पहुंचे हैं तो फारूक सत्तार वहां पर पहले से बैठे हुए थे, उनकी फरमाइश पर हमें बुलाया गया है। पिछले 8 महीनों से फारूक सत्तार साहब फरमाइशी प्रोग्राम करके हमें एस्टेब्लिशमेंट के जरिए कॉल करके हमें बुलाते हैं। वक्त गुजरता रहा, यहां तक कि 2018 का इलेक्शन आ गया। इलेक्शन कैंपेन में मुस्तफा कमाल इंतहाई कॉन्फिडेंट नजर आए, इतने कॉन्फिडेंट कि वो सिंध के बजाय वफाक में हुकूमत बनाने की बातें कर रहे थे। जब आप पूछते हैं कि हम इलेक्शन जीतेंगे कैसे, तो इसका मतलब है आपने ये हमें सर्टिफिकेट दे दिया कि हम घर से बाहर भी निकल गए हैं, हम गलियों में भी चले गए हैं, हम तैयारी भी कर रहे हैं और अब हम इलेक्शन जीतने के मराहिल में जा रहे हैं। लेकिन जब 2018 के इलेक्शन का नतीजा आया तो पीएसपी, पीपल्स पार्टी और टीएलपी से भी पीछे थी। इलेक्शन के बाद मुस्तफा कमाल को अपनी सारी नाकामियों की वजह एमक्यूएम की मौजूदगी में नजर आई और इसी एमक्यूएम का खात्मा इनका मिशन बन गया। रियासत ने अल्ताफ हुसैन की लेगेसी को, उसके नाम को आज तक खुद से जिंदा रखा हुआ है। इस तिरंगे झंडे को देखकर, इस पतंग के निशान को देखकर अल्ताफ हुसैन याद आते हैं। 2022 में इमरान खान की हुकूमत के खात्मे के बाद जब पीटीआई की अवामी हिमायत का सुनामी सचमुच में आ गया तो पीटीआई को काउंटर करने के लिए एक बार फिर एमक्यूएम के तमाम घरों को जम कर दिया गया। यानी मार्च 2015 में शुरू होने वाला प्रोजेक्ट मुस्तफा कमाल या प्रोजेक्ट पीएसपी अपने अंजाम को पहुंच गया और फिर वही मुस्तफा कमाल उसी एमक्यूएम का दम भरते हुए नजर आए जिसका खात्मा जरूरी समझते थे और उसी क़यादत का साथ निभाने का अहद करने लगे जिसे दहशतगर्दी और रॉ से मुंसलिक करते थे। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब हैं जो सन 2000 में इंडिया गए और वहां पे रॉ के साथ बैठकर वहां की मीडिया के सामने इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ बात की और अपना पासपोर्ट, पाकिस्तानी पासपोर्ट फाड़ दिया। इंडियंस ने रॉ ने उनको इंडियन डिप्लोमेटिक पासपोर्ट इशू किया और इंडियन पासपोर्ट पे ट्रेवल करके अमेरिका चले गए। मुस्तफा कमाल की पीएसपी और फारूक सत्तार की तंजीम बहाली कमेटी के एमक्यूएम में जम होने के बाद बल्दियाती इलेक्शन आए तो उस मुत्तहिद एमक्यूएम ने अपनी ताकत को आजमाने के बजाय बायकॉट करना ज्यादा मुनासिब समझा। कल अपने घर पे बैठकर हमारे इस एहतजाजी दस्तबरदारी का साथ दीजिए क्योंकि आपके वोट को सही तौर पे गिना ही नहीं जाएगा। एक साल बाद 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन हुए तो एमक्यूएम शहर की 22 में से 15 नशिस्तों पर फातेह करार पाई। कराची से इतना बड़ा मैंडेट मिलने के बाद एमक्यूएम वफाकी हुकूमत में तो शामिल हो गई, लेकिन अपने इत्तेहादियों की नजर में भी एमक्यूएम की जो इज्जत रह गई थी इसका एतराफ भी मुस्तफा कमाल की जुबानी ही सामने आया। एक वो कह रहे हैं कि आपका मैंडेट 100% जाली है। मुझे ये बताया कि हमारे नंबर पूरे हैं। पीपल्स पार्टी वाले कह रहे हैं कि पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी मिलाकर नंबर पूरे हैं तो एमक्यूएम को बाहर निकालने की जरूरत नहीं है। आमतौर पर हुकूमत में शमूलियत सियासी जमातों को मजबूत करती है, लेकिन एमक्यूएम एक बार फिर तकसीम और धड़ेबंदी का शिकार होती नजर आई और मुस्तफा कमाल ने खालिद मकबूल सिद्दीकी के खिलाफ अलम बगावत बुलंद कर दिया। मुझसे एंकर ने पूछा कि अल्ताफ हुसैन के खिलाफ आपने बगावत किया, आप खालिद मकबूल के खिलाफ भी बगावत करेंगे? मैंने कहा नहीं यार, बगावत तो बहुत बड़ा जुमला है। खालिद मकबूल इतने बड़े नहीं उनके खिलाफ बगावत की जाए, वो तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की मार है। सिर्फ यही नहीं बल्कि उन्होंने माजी के ऐसे वाकयात भी खोलकर सामने रखना शुरू कर दिए जिससे एमक्यूएम मजीद तकसीम का शिकार हो गई। मीटिंग तय हो गई, चले गए और वहां जाकर प्रपोज कर दिया कि भाई ये लेटर है एमक्यूएम की तरफ से, गवर्नर वसीम अख्तर होंगे। अब जब मीटिंग खत्म हो गई और वजीर आजम जो है वो एमक्यूएम के वफ्द को जब बाहर छोड़ने आ रहे हैं तो एक कदम पीछे हटकर वजीर आजम को एक कदम पहले रोककर कान में बोला कि जो मैंने लेटर दिया था इस काम को करना नहीं है। आई स्वेयर अपॉन गॉड। कौन लोग हो भाई? क्या इज्जत रह गई उस वजीर आजम के सामने? अगर वसीम अख्तर भाई को गवर्नर नहीं बनाना तो यार इतनी हिम्मत हो ना कि नहीं भाई आप नहीं है एलिजिबल। लेकिन मुस्तफा कमाल जल्द पार्टी इलेक्शन कराने के लिए जो कुछ भी कर रहे थे इसका कोई असर नहीं हो रहा था और इस जुलाहट का नतीजा दुनिया ने 1 अगस्त 2026 को बहादुराबाद मरकज में देखा जिसमें मुस्तफा कमाल और खालिद मकबूल सिद्दीकी के धड़े आमने सामने थे।
जब बहादुराबाद मरकज पर मार कुटाई, सर फटौल और फायरिंग तक हो चुकी तो फिर मुस्तफा कमाल पहुंचे और यूं जाहिर किया जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। आइंदा के लिए कुछ नहीं होगा, अच्छा होगा सारा सब कुछ। आइंदा के लिए कुछ नहीं होगा, अच्छा होगा सारा सब कुछ। धब्बा है हमारी पार्टी के ऊपर। पूरी कौम हम पे हंस रही है। हम अपनी जमात को कहाँ लेके आ गए। क्लेम भी करते थे हमारे कुछ लोग कि वो वायलेंस था और मिसालें देते थे कि कब्रिस्तान भर दिए गए। तो भाई हमने नहीं भरने। वो खुदा न खास्ता गोली जो एक साथी के कोनी पे लगी है वो खुदा न खास्ता उसके दिल में लग जाती तो फिर वहीं के वहीं खड़े हैं ना। मुस्तफा कमाल ने अपने जिस सियासी सफर का आगाज 3 मार्च 2015 को किया था वो पीएसपी के इख्तिताम और एमक्यूएम में इंजमाम से गुजर चुका है, लेकिन एक सियासी सफर 22 अगस्त 2016 को भी शुरू हुआ था। बाईस अगस्त 2016 को इस तकरीर के चंद घंटे बाद फारूक सत्तार ख्वाजा इजहारुल हसन के साथ न्यूज कॉन्फ्रेंस करने कराची प्रेस क्लब पहुंचे तो इनके इस्तकबाल के लिए ठाकुर साहब पहले ही मौजूद थे। चलिए हम बात करें फारूक भाई साथ हम बातचीत कर रहे हैं। इस रात अल्ताफ हुसैन की एमक्यूएम से एमक्यूएम पाकिस्तान निकल आई और कराची के वोटर जो 1988 से अल्ताफ हुसैन की एमक्यूएम को वोट देते आए थे अब फारूक सत्तार की एमक्यूएम पाकिस्तान को भी उसी नजर से देख रहे थे जिस नजर से उन्होंने मुस्तफा कमाल की पीएसपी को देखा था। जो लोग डाई हार्ड उनके सपोर्टर थे और वो जिस बिना पे हमने अलहदगी इख्तियार की थी वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, जाहिर है वो उनके साथ ही चलते रहे। हम आपस की तलखियों में, आपस की रंजिशों में उलझे रहे क्योंकि वो मैच्योरिटी नहीं थी। हम जैसे कि मैंने कहा हम पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट करते थे, वो एक्सपीरियंस लीडरशिप का हमारे किसी के पास नहीं था कि हम लीड करके लेके जाते। ना वो ऐसे फेसेस थे, ना बनाए गए थे उस वक्त पार्टी के। तो हम भी फोर्सी कर रहे थे कि हमें डिफ़िकल्टीज़ होंगी, जाहिर है वो फेसेस हम नहीं थे। वन मैन शो जब होता है तो इसी किस्म के स्ट्रक्चर सामने आता है। तो उस अलहदगी के बाद जिस तरह से मैनेज करना चाहिए था हम उस तरह से मैनेज कर नहीं सके। दीवार पर लिखा सबको नजर आ रहा था। पीटीआई 2013 के इलेक्शन में कराची में एक ट्रेलर दिखा चुकी थी। सब जहनी तौर पर तैयार थे कि 2018 के इलेक्शन में फिल्म चलेगी क्योंकि पीटीआई के उभरने के बाद एमक्यूएम का जितना भी वोट बैंक रह गया था इसकी अक्सरियत की वाबस्तगी अल्ताफ हुसैन से थी और अल्ताफ हुसैन से वाबस्ता वोटर्स का रुख पीटीआई, जमाते इस्लामी, हत्ता के टीएलपी की तरफ भी हो रहा था। पार्टी के अंदर भी वो डिसिप्लिन खत्म हो रहा था जो अल्ताफ हुसैन के खौफ की वजह से कई अशरों तक बरकरार रहा था। फारूक भाई लीड कर रहे थे और फारूक भाई उसके बाद उन्होंने बहुत अच्छी तरह जमात को आगे लेके चले हैं, मगर फिर जाहिर है डिफ़िकल्टीज़ आई। फारूक भाई के हवाले से डिफ़िकल्टी आ गई। हम थोड़े उस वक्त कमज़ोर हो गए थे। जिस रोज एमक्यूएम पाकिस्तान वजूद में आई उसके 2 दिन बाद यानी 24 अगस्त को वसीम अख्तर ने मेयर कराची के ओहदे का हल्फ उठाया, लेकिन पीपल्स पार्टी ने जिस तरह का बल्दियाती कानून बनाया था इसमें इख्तियारात और वसाइल तो महदूद थे ही, लेकिन एमक्यूएम के मेयर और डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन अवाम को उतना रिलीफ भी ना दे सके जितना इख्तियार इनके पास था। ये लेटर लिखे सबको, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, चीफ सेक्रेटरी ऑफ सिंध, चीफ मिनिस्टर ऑफ सिंध, गवर्नर ऑफ सिंध। ये कौन लेगा? कौन? एक जवाब नहीं किया इसका मेरा। और इसका नतीजा एमक्यूएम के वोट बैंक पर भी पड़ा जो 2011 के बाद से मुसलसल कम हो रहा था। मेयर बनने के बाद मैं जो चाहता था वो नहीं कर सका, जो डिजर्व करता कराची वो मैं नहीं कर सका। उसके रीजंस हैं, वो इख्तियारात, वो फंड्स मुझे नहीं मिले जिनसे अगर मिलते तो मैं एक फेज़ एमक्यूएम का सामने लेके आता आवाम के और लोगों के इश्यूज रिजॉल्व कर रहा होता। हमें वो मौका नहीं मिला बल्दियाती हुकूमत में रहते हुए कि हम डिलीवर कर सकें, तो उसने एक बड़ा डेंट डाला हम पे। ये सब माइनस अल्ताफ के बाद की वजूहात हैं। एमक्यूएम में खराबियां उसी वक्त पैदा होना शुरू हो गई थी जब एमक्यूएम पर अल्ताफ हुसैन की आहीनी गिरफ्त मौजूद थी और एमक्यूएम को किसी ऑपरेशन का सामना भी नहीं था, यानी परवेज मुशर्रफ के दौर में। 2002 में जब एमक्यूएम वफाकी और सिंध हुकूमत का हिस्सा बनी तो इनके वुज़रा के बारे में करप्शन की शिकायत भी सामने आना शुरू हो गई। सिर्फ वजारतें रखने वालों की ही नहीं बल्कि तंजीमी ओहदेदारों के माली हालात भी अचानक बदलना शुरू हो गए। मुशर्रफ साहब के ज़माने में काफ़ी चीज़ें हाथ से निकल गई थी
और फिर करप्शन के भी इल्ज़ामात लगे। उस ज़माने में ये चीज़ें सामने आने लगी थी, जिसका हम ज़िक्र किया करते थे क़यादत से भी, और कि ये ख़राबियाँ आ रही हैं। उस वक्त की क़यादत ने इन्वेस्टिगेशंस भी कराई, प्रोब भी किए, यहाँ तक तो मेरे इल्म में है। बिल्कुल हुई है खराबी, मैं इसको डिनाई नहीं करूँगा, बिल्कुल ख़राबी हुई है, मगर MQM के पास एक ही मैकेनिज़्म था ना, डिसिप्लिन का। तो उसी डिसिप्लिन के तहत जो है चीज़ों को फिर मतलब उस पर एग्जीक्यूट किया जाता है, उनको एप्रीहेंड किया जाता है, और हमने किया है। ऐसा नहीं कि हमने नहीं किया, हमने वज़रा को तब्दील किया है, हमने पार्लियामेंटेरियंस को चेंज किया है। मैं ये कह दूँ कि नहीं हमारा कोई कसूर नहीं, बिल्कुल हमारा भी कहीं ना कहीं कसूर है उसके अंदर। शायद हमने उसके ऊपर जो है वो इतनी वेहीमेंटली जो है उसके ऊपर एक्शन ना लिया हो, मगर एक्शन अगर लिया तो लेट हो गया, इस तरह भी हुआ होगा। 2008 के इलेक्शन के बाद पीपल्स पार्टी ने वफाक और सिंध में हुकूमतें बनाई तो MQM इसका हिस्सा बनी। उस दौर में एक कोर कमेटी बनाई गई जिसमें पीपल्स पार्टी और MQM के चंद अरकान असेंबली सरकारी मुलाजमतों की तकसीम, लैंड अलॉटमेंट्स और तामीरात की मंजूरी के फैसले करते। ये वही दौर था जब जमीनों की चाइना कटिंग की इस्तिलाह सामने आई और MQM की हुकूमत का हिस्सा होते हुए कराची में खेल के मैदानों, पार्कों, रिफाई प्लॉटों और सरकारी जमीनों पर कब्जों का सिलसिला शुरू हो गया। जब लीडरशिप, जब क़यादत अपने आप को अपनी हलक हलक तक जो है वो गंद बला में उतार ले तो वो फिर कौम की क़यादत नहीं कर सकती, वो फिर सख्त फैसले नहीं कर सकती। और जहां सख्त फैसले किए, एक फोन कॉल पर उनको कह के बताया कि भाई आपके केसेस खुल जाएंगे, और उनके अपने लोग अपना गवर्नर बताता था भाई हमें आपसे अजीज कोई और नहीं है, पार्टी गई भाड़ में, हमें अभी कौम गई भाड़ में, अभी भाई हमें आपको बचाना है। भाई भी तैयार हो जाता था, हाँ मेरा वफादार है, वो उसका वफादार नहीं, उसको गवर्नर रहना था, वजीरों को वजीर रहना था। काफ़ी लूज किया है 8 से 13 जो हमारे एग्रीमेंट्स रहे पीपल्स पार्टी के साथ, और डिलीवर भी एज सच नहीं हो सका। कुछ हमारी उसमें बहुत खामियां थी, लंदन लेवल पे भी थी, और ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी एक मजहबी सियासी जमात है, वो मैनेज कर रहे थे चीज़ों को, और बदकिस्मती से हम मैनेज हो रहे थे। तो जो सपोर्टर्स थे, जो वोटर्स थे, वो काफ़ी बदजन हुए, वो लूज़ किया हमने उस टेन्योर में। इस सारे बैगेज और PTI के उभार के साथ जब MQM 2013 के इलेक्शन के लिए मैदान में उतरी तो उन्हें अंदाजा ही नहीं था कि इनके कदमों के नीचे से कितनी जमीन निकल चुकी है। मुझे 2013 का इलेक्शन याद है। 2013 का इलेक्शन शायद पाकिस्तान में सोशल मीडिया के बाद वो पहला फेसबुक इलेक्शन था पाकिस्तान में। उस वक्त नॉर्थ नाज़ाबाद मेरा शनाख्ती कार्ड इनिशियली था, मेरा नई कराची में कहीं मुझे वोट देने का आया कि जी यहाँ वोट डालना। अच्छा, हम क्योंकि वोट हमेशा मैं देता हूँ, मैं अपना रेडियो शो करके शारा फैसल से वोट देने गया सबसे पहले इलेक्शन की सुबह, और मैं जब इलेक्शन पोलिंग स्टेशन पहुंचा तकरीबन कोई 9:30 पौने 10 बजे, वहाँ पे नौजवानों की एक कतार थी वोट देने के लिए, और मैं आपको गारंटी से बता सकता हूँ कि वो MQM को वोट नहीं दे रही थी। हम सबको पता है वो किसको वोट देने वहाँ पर पहुँचे थे। और वहाँ से पहुँच के मैंने अपने दोस्त को कॉल किया था, मैंने कहा था भाई MQM की गेम ख़त्म। अगर MQM हैज़ लॉस्ट दिस वोट बेस, और वो भी नई कराची के एक पोलिंग स्टेशन में, ठीक है जी, जो कि हमें पता है कि MQM के स्ट्रॉन्ग होल्ड एरियाज़ हुआ करते थे, अगर वहाँ पे नौजवान जो कि अब वोट देना शुरू कर रहा है, पहली बार वोट दे रहे हैं बहुत सारे लोग, इनको अगर अल्ताफ़ हुसैन लूज़ कर चुके हैं तो इसका मतलब ये है कि अब डिक्लाइन शुरू हो गया। एक रियलिटी चेक था, और उसी रियलिटी चेक पे फिर राब्ता कमेटी जो है वो सस्पेंड हुई थी, और बिल्कुल हुआ था, सब करता धरता थे शहर कराची के अंदर। तो अल्ताफ़ भाई ने इन्हीं पे ही मतलब गुस्से का जो है वो इजहार किया था कि किधर थे भाई, मतलब ग्राउंड के ऊपर तो यही बैठ के चला रहे थे ना, और सब चीज़ों की रिपोर्ट भी यही देते थे कि जो है वो सब बेहतरीन है, ज़बरदस्त है, कोई परेशानी की बात नहीं है। तो फिर रिजल्ट जब आया तो ज़ाहिर तकलीफ दे बात थी। 5 साल बाद जब 2018 का इलेक्शन सामने आया तो MQM की सूरत हाल 2013 से भी कई ज्यादा नाजुक थी। PTI 14 सीटों के साथ कराची की सबसे बड़ी जमात बनकर उभरी, और MQM के पास कौमी असेंबली की सीटें सिर्फ 4 रह गईं, और इन 4 सीटों की हकीकत भी खुद MQM के अंदर के लोग बताते हैं। वो सीटें भी PTI जीत गई थी, मगर उनसे लेकर MQM को दे दी गई। तहरीक इंसाफ वाले उस वक्त मसलहतन खामोश रहे, मगर हुकूमत जाने के साथ मसलहत भी जाती रही। उस वक्त जो आर्टियत बैठा था वो PTI को जिताने के लिए नहीं, PTI को हराने के लिए किया।
बिठाया गया था। कराची में भी बिल्कुल मैं आपसे वसूख से कह सकता हूँ, एक भी सीट MQM को नहीं मिली थी। जीत जाते तो शायद 2/3 मेजॉरिटी होती, तो शायद ये कुछ ना होता जो बाद में हुआ, शायद ये बैसाखियों की गवर्नमेंट ना होती। 2018 के इलेक्शन में ये जरूर था कि MQM को उस वक्त कुछ न कुछ वोट जरूर पड़े थे और MQM बहुत सारे हलकों में जेन्युइनली दूसरे नंबर पर थी। लेकिन 8 फरवरी 2024 को कराची के वोटर्स MQM से इस तरह लाताल्लुक रहे जैसे कि MQM इंतखाबी मैदान में है ही नहीं। कराची में 22 कौमी असम्बली की सीटें हैं, मैं बाकी को तो छोड़ देता हूँ सूबाइयों को। 15 कौमी असम्बली की सीटें दी गई MQM को, जिसके बारे में मैं यकीन से कहता हूँ कि एक भी पोलिंग स्टेशन से नहीं जीते। 5,500 बल्कि 22,000 पोलिंग बूथ में भी चले जाएंगे तो शायद ही कोई पोलिंग बूथ जीता उन्होंने। खुद हैरान होते हुए हुआ कि हमारे साथ 2,000 वोट वाला 5,000 वोट वाला जीत गया। मुस्तफ़ा कमाल साहब गंदी तरह हारे, खालिद मकबूल बुरी तरह हारे, फारूक सत्तार शर्मनाक तरीके से हारे। कौन जीता? कोई नहीं, किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं है। बड़े बड़े MNAs हैं, तनख्वाहें मिल रही हैं, लॉजेस में रहते हैं, बड़ा काम है। बिल्कुल मोबाइल हकीकत आपने अच्छी बात की, मोबाइल में लगता है ऐसे मुंह डाल के ये जा और वो चाह। आज हमारे पास कुछ नहीं है, हम केसेस में हैं, हम तो दहशतगर्द हैं, मुलजिम हैं, न जाने क्या है। अल्हम्दुलिल्लाह आज जहाँ से गुजरते हैं लोग सलाम करते हैं, खैरियत पूछते हैं। मौजूदा MQM की मेरे ख्याल से अब कोई हकीकत रही नहीं है। आई थिंक आजकल जो वो कहते हैं ना सांझे की हांडी, जिस तरह आजकल वो हर TV चैनल पे फूट रही है उनकी, और आप देख सकते हैं आजकल आप बैनर्स देख लें कि खालिद मकबूल के बैनर अलग लगे हुए हैं तो फिर मुस्तफ़ा कमाल अपने अलग जलसे कर रहे हैं। सो ये तो कोई MQM नहीं है। ये आई थिंक इस MQM का वजूद, मेरा ये ख्याल है कि 2024 की 8 फरवरी की शाम ख़त्म हो चुका था कि जब उन्होंने अपनी फ़तह का ऐलान किया था। इस MQM को कराची ने रिजेक्ट नहीं किया था, ये कराची में किसी गिनती में ही नहीं आते थे। एक तो होता है ना कि जी बड़ा कड़ा मुकाबला हुआ और जी कुछ हज़ार वोट से, ये तो अगर आप इनके फॉर्म 45 निकाल के देखें तो आपको अंदाज़ा ये होगा कि ये तो तीसरे चौथे पाँचवें नंबर पे आने वाली जमात थी और इनको कराची की तमाम सीटें ज़ाहिर जिस तरह मिल गई। वो तो ज़ाहिर है अब वो जो हुकूमत या निज़ाम बनाने वाले लोग हैं उनकी अपनी जो मंतक होगी उसके पीछे होगी, लेकिन इन लोगों को भी सोचना था कि ये अपने साथ क्या कर रहे हैं। 8 फरवरी की रात जब इलेक्शन के नतीजे का ऐलान हुआ तो 22 में से 15 सीटें MQM की झोली में डाल दी गईं। ऐलान की हद तक तो ये MQM की बड़ी कामयाबी थी, लेकिन उस वक्त MQM के उम्मीदवारों ने इतनी आजिज़ी और इनकसारी दिखाई कि जश्न मनाने के बजाय खामोशी से घर पर जाकर सो गए। 1977 में ज़ियाउल हक का मार्शल लॉ लगे 1 साल गुजर चुका था। भुट्टो हुकूमत खत्म हो चुकी थी, लेकिन भुट्टो ने कोटा सिस्टम की सूरत में जो दर्द कराची को दिए थे, इनकी वजह से कराची वालों का एहसास महरूमी बढ़ता ही चला जा रहा था। सरकारी मुलाजमतों और तालीमी इदारों में दाखिले ना मिलना ऐसे इशूज थे जिनसे बेचैनी बढ़ रही थी। कोटा सिस्टम के खात्मे और महाजिर शनाख्त का नारा लगाकर कुछ तलबा ने 11 जून 1978 को जामिया कराची में ऑल पाकिस्तान महाजिर स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद रख दी। ये नारे ऐसे थे जो सिर्फ तलबा की सियासत तक महदूद नहीं रहे। कराची में रहने वाले हर उम्र के लोगों में APMSO का बयानिया मकबूल होने लगा और 18 मार्च 1984 को अल्ताफ हुसैन की क़यादत में महाजिर कौमी मूवमेंट की बुनियाद रख दी गई। हाँ, APMSO जो है वो 11 जून 1978 को बनती है और 84 में MQM बनती है। अच्छा, MQM APMSO तो जब जामिया कराची से निकाली गई 3 फरवरी 1981 को, तो अल्ताफ भाई ने वो सारा मैकेनिज्म जो है वो शहर की तरफ डाइवर्ट कर दिया APMSO की शक्ल में। वो APMSO में जाके फिर लोगों को जो है वो कन्विंस कर रहा था, मतलब एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ही बन रहा था इनडायरेक्टली वो, कि भाई ये ज्यादतियाँ होनी है शहर में तालीमी इदारों के अंदर। तो वो खुद ब खुद मैसेज जो है मतलब डेवलप हो गए। MQM का क़याम बज़ाहिर एक नेचुरल प्रोसेस ही नजर आता है, लेकिन ये वही जमाना था जब जनरल ज़िया को कराची में पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी की स्ट्रीट पावर का तोड़ करने के लिए किसी प्रोजेक्ट की तलाश थी। 1983 में मैं आपको बताऊं कि जब ये MRD तहरीक चली और फिर उन्होंने इस तंजीम को बनाया। जनरल ज़ियाउल हक ने MQM को बनाया, उन्होंने बनाया। और किसके ज़रिए बनाया? जाहिर है कि उनके पास जो है अपनी इंटेलिजेंस होती है, ISI होती है, MI होती है, खुद अपने उनके रिसोर्सेज थे। MQM की उठान इतनी तेज थी कि चंद साल में ही वो कराची की इतनी मकबूल जमात बन गई कि दूर दूर तक इसका कोई मुकाबिल ना रहा। अवामी ताकत मिल चुकी थी और तंजीम भी हर मोहल्ले की कमेटी तक मौजूद थी। MQM के जिम्मेदारान इस ताकत के बल पर जो कुछ सियासी मुखालिफिन के साथ कर रहे थे, इस पर जनरल ज़िया ने भी आंखें बंद कर रखी थी। अगरचे इस दौरान अल्ताफ हुसैन 2 बार 4-4 माह के लिए गिरफ्तार भी हुए, लेकिन MQM के आज़ादाना काम करने की राह में कोई रुकावट नहीं आई।
एमक्यूएम के इब्तदाई दिनों की जद्दोजहद और इंतखाबी कामयाबियों की तफसील रफ्तार अपनी इन डॉक्यूमेंट्रीज में बता चुका है। 1992 में जब एमक्यूएम के खिलाफ पहला ऑपरेशन शुरू हुआ तो अल्ताफ हुसैन लंदन चले गए और लंदन को ही अपनी सियासत का मरकज बनाया। आप यहाँ पे तमाम हालात को संभाल लेंगे, मैं इत्मीनान और सुकून के साथ यहाँ से रवाना हूँ। दुआ कीजिए अल्लाह ताला जो है वो मुझे अपने मकसद में कामयाब करे। अगरचे लंदन में बैठकर हजारों मील दूर मौजूद पार्टी का निजाम चलाना एक आसान काम नहीं था, लेकिन अल्ताफ हुसैन ने कम से कम 3 अशरों तक ये कामयाबी से करके दिखाया। एक तवील जिलावतनी अल्ताफ हुसैन को मुसलसल सियासत के जमीनी हकाइक से दूर करती चली गई। परवेज मुशर्रफ के दौर में एमक्यूएम का सिंध हुकूमत पर मुकम्मल कंट्रोल था। वफाकी हुकूमत का भी अहम हिस्सा थी और परवेज मुशर्रफ बजाते खुद भी एमक्यूएम की भरपूर हिमायत कर रहे थे। मेरे ख्याल से अल्ताफ हुसैन अगर पाकिस्तान कभी वापस आ सकते थे वो जनरल मुशर्रफ का टाइम था। वो जो एक निज़ाम चला था, मुशर्रफ साहब, डॉक्टर इशरत उल-इबाद और मुस्तफ़ा कमाल, वो एक चेन ऑफ कमांड जो बनी थी, तो मेरा ये ख्याल है कि अल्ताफ हुसैन अगर उस टाइम पे कराची वापस नहीं आ पाए तो अब तो खैर मेरे ख्याल से किसी को ये सोचना भी नहीं चाहिए कि वो यहाँ पर आएंगे। 12 मई 2007 का दिन भी एमक्यूएम की तारीख का एक अहम संग मील है, जिसकी तफसील हमारी इस डॉक्यूमेंट्री में मौजूद है। उस रोज जब लोगों ने एमक्यूएम की 90s वाली ताकत के इस्तेमाल को अपनी टीवी स्क्रीनों पर देखा तो शायद एक बड़ी तादाद ने उसी रोज फैसला कर लिया था कि अब वोट का हक किसी और पार्टी के लिए इस्तेमाल करना है। एमक्यूएम को बिल्कुल उस बात पे परवेज मुशर्रफ की उस मौक़िफ़ को जो है वो सर्टनली जो है मतलब रोक देना चाहिए था, जो 12 मई को उन्होंने एमक्यूएम से दरख्वास्त की थी। 2013 का इलेक्शन वो इलेक्शन था जब कराची में पहली बार एमक्यूएम के खिलाफ भारी तादाद में वोट पड़े और शायद उसी रोज ताकतवरों को एहसास हो गया था कि अब अल्ताफ हुसैन कराची को मैनेज करने का नुस्खा नहीं रहे बल्कि एक लायबिलिटी बन गए हैं। और यही वो वक्त था जब माइनस अल्ताफ प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो गया। 2015 में अल्ताफ हुसैन की तकरीर और तस्वीर टीवी पर नशर और अखबारात में शाया करने पर पाबंदी लगा दी गई और जब 22 अगस्त 2016 की तकरीर के बाद अल्ताफ हुसैन की एमक्यूएम से एमक्यूएम पाकिस्तान निकल गई तो इनका मुल्की सियासत से अमलन खात्मा ही हो गया। इसके बाद से अल्ताफ हुसैन की पार्टी लंदन में मौजूद तो है लेकिन पाकिस्तान की सियासत में कोई असर मौजूद नहीं है। लेकिन कुछ लोग फिर भी ये समझते हैं कि अल्ताफ हुसैन अब भी एमक्यूएम के मुर्दा घोड़े में जान डाल सकते हैं। बानियत अल्ताफ हुसैन बिल्कुल कर सकते हैं। आई कैन बेट ऑन यू। आप के प्रोग्राम के तवस्सुस से मैं कहता हूँ दे दें आप टोटल 72 घंटे का और कह दें कि हाँ हमने अल्ताफ हुसैन के ऊपर से पाबंदी उठा दी है। इस शहर के अंदर अगर अवाम का ठाटे मारता समंदर उमड़ के ना आ जाए तो आप मेरा नाम तब्दील कर देंगे मेरे भाई। क्या कहते हैं कि अगर ये आपको नज़ारे जो हैं वो नजर ना आए। एक एक कारकुन को सलाट पेश करता हूं। वो अब एक कराची के मखसूस इलाकों में एक बहुत छोटी सी पॉपुलेशन रह गई जो हार्ड कोर अल्ताफिस्ट अपने आप को कहते हैं या जो भी वफा परस्त इस तरह का कुछ नाम देते हैं अपने को। लेकिन ये कह देना कि अल्ताफ हुसैन कभी दोबारा आके कराची की सियासत में वो असर दिखा सकेंगे जो जेन्युइनली उनका 80s और 90s पे एमक्यूएम का जो असर और रसूख हुआ करता था, मेरे ख्याल से आई थिंक वो वक्त गुजर चुका है। अब कराची की सियासत में मुझे नहीं लगता कि उनका कोई फ्यूचर है। वैसे अल्ताफ हुसैन की सियासत में वापसी की राह में एक रुकावट मुल्क की बदली हुई डेमोग्राफी है। इस वक्त पूरे मुल्क की तरह कराची की 2/3 आबादी की उम्र भी 35 साल से कम है। 1990 के बाद पैदा होने वालों ने कभी अल्ताफ हुसैन को पाकिस्तान में सियासत करते देखा ही नहीं। सन 2000 के बाद जब मुल्क में प्राइवेट टीवी चैनल्स का दौर आया तो इसमें भी इन नौजवानों को अल्ताफ हुसैन की सिर्फ टेलीफोनिक खिताब ही सुनने को मिले। उनको और आईजी सिंध को 3 रोज के अंदर उनके ओहदों से हटा दिया जाए। वो एक टाइम था बट वी आर द लास्ट जनरेशन जिनको आप कहते हैं ना कि वो भी हम जो अर्ली मिलेनियल्स जिनको आप कह सकते हैं, वो जो लेट मिलेनियल्स एंड जेन ज़ी आई है उनके लिए आई एम सॉरी टू से अल्ताफ हुसैन इज जस्ट अ मीम। क्या कह दिया मैंने? छोटे छोटे बच्चों कार्टून है, कार्टून मेरे बच्चों के लिए। अगर मैं आपको बताऊं ऑनेस्टली जो अल्ताफ हुसैन का वॉडका वाला है वो बच्चे मेरे सुन के हंसते रहते हैं। वो छोटे अब तो खैर बड़े हो गए, उनके लिए ही इज अ मीम, जस्ट अ जोक। मुश्किल ज़रूर लग रहा होगा मगर मुश्किल दुनिया में कोई चीज़ नहीं होती, सिर्फ उसकी एफर्ट्स रहती है। एफर्ट्स के लिए आपको जाहिर बात है एक माहौल चाहिए होता है। वो माहौल मुझे तो कम से कम बनता हुआ नज़र आ रहा है। चीज़ें जो है वो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा पलटेंगी
क्योंकि अल्ताफ हुसैन एक रियलिटी, आप उसको जबर की बुनियाद पे ख़त्म नहीं कर सकते। सवाल यह है कि जब सबको नजर आ रहा है कि अब अल्ताफ हुसैन की सियासत में वापसी का कोई इम्कान नहीं है, तो फिर बार बार ये बात क्यों की जाती है? तो इसकी एक वजह तो यह है कि अल्ताफ हुसैन को माइनस करने से कराची की सियासत में जो खला पैदा हुआ है उसे अब तक कोई पुर नहीं कर सका है, और दूसरी वजह पीपल्स पार्टी और उसका 18 साल से जारी सिंध पर इक्तदार है, जिसमें ना सिर्फ कराची के मैंडेट पर बार बार डाका डालकर हक की नुमाइंदगी छीना गया है, बल्कि शहर को मुनज़्ज़म अंदाज में तबाह करके मायूसी और एहसास महरूमी को इंतहा पर पहुंचा दिया है। कराची वालों को अब जिस बात का एहसास हो गया है वो ये है कि कम से कम इस शहर की हद तक इस शहर के जो असल नुमाइंदे हैं उनको हुक्मरानी का इख्तियार नहीं मिल सकता। ये फ्रस्ट्रेशन निकल कर वहाँ से आ रही है। कराची में जो फ्रस्ट्रेशन है वो एक मल्टी फैसेटेड है। एक तो ये, और ज़ाहिर है इट ओरिजिनेट्स फ्राम दैट फैक्ट कि यार जो लोग कराची के इस वक्त हुक्मरान बने हुए हैं वो कराची की आवाम के सामने आंसरेबल ही नहीं है। वो लोग अपनी ईद मनाने के लिए दूसरे शहरों में ही जा रहे होते हैं, थोड़े से शायद लोग यहाँ पर रह भी जाते हों, लेकिन जो असल जो फ्रस्ट्रेशन है वो यही है कि यार मैं अपना मुद्दा, अपनी कंप्लेंट, अपनी शिकायत लेके मैं जाऊँ किसके पास, बिकॉज मैं जिसके पास जाता हूँ उसका कराची में सिवाय शायद यहाँ पर रियल स्टेट के कोई और इमोशनल स्टेक नहीं है। आवाम का जो यहाँ के लोग हैं उनका इमोशनल स्टेक इस शहर के साथ है। इसीलिए कराची के रहने वाले हुकूमत, अफसरशाही और पुलिस के मुसलसल इस्तेसाल का शिकार है, और किसी जगह भी इनकी दाद रसी नहीं की जा रही, और पुराने लोग ना चाहते हुए भी उस दौर को याद करते हैं जब अल्ताफ हुसैन की MQM पूरी ताकत के साथ मौजूद थी। मैं अपना भी आपको ज़ाती वाक़या ही बताता हूँ। हमारे भी अपने प्लॉट्स का मसला हुआ था, कुछ बिल्डर ने कोई ऐसी उल्टे सीधे चार्जेस मांग लिए थे, और वहाँ पे मुझे याद है कि 90 पे एक शिकायत सेल हुआ करता था। मामू और अम्मी जो है वहाँ पर गए और उनको वहाँ से रिलीफ मिला। यानी हमारा तो ईमान पुख्ता हुआ कि यार मैं जहाँ से फंसा हुआ हूँ इन बिल्डर्स माफिया के सामने कौन बोल सकता है। वहाँ पे उन्होंने लोगों को रिलीफ लेके दिया था, और थ्रू प्रॉपर चैनल के आबाद के नुमाइंदे आए थे, उनके साथ डिस्कशन हुआ था। ये नहीं था कि जी किसी ने पिस्तौल निकाल के बोल दिया और चलो पैसे कम करो, नहीं, प्रॉपर चैनल के थ्रू जो है वो ये काम हुआ था। सो वो एक कम से कम लोगों को ये एहसास था कि यार कोई एक पार्टी है या एक गिरोह है या हमारे अपने नुमाइंदे हैं कि जिनको कम से कम हमारी कोई कंप्लेंट हो, कोई तकलीफ हो, हम उनका मुद्दा तो बयान कर सकते हैं। आई थिंक दिस इज समथिंग दैट द जेन्युइन कराचीइट्स नाउ मिस। इमरान खान ने अक्टूबर 2011 में मीनार पाकिस्तान पर जलसा करके तहरीक इंसाफ की रीलॉन्चिंग तो पंजाब में की थी, लेकिन इसकी वजह से कराची की सियासत में भी तब्दीली की हवा चल पड़ी थी, और इस वजह से 2013 के इलेक्शन में PTI को कराची से इतने वोट पड़ गए कि जिनकी शायद तहरीक इंसाफ को भी तवक्को नहीं थी। 2013 में मैं समझता हूँ कि जो 8.5 लाख वोट दिखाए गए थे, मेरी किताब में कोई 5 या 6 सीटें थी जो कि आई थी जिनको छीना गया था, और सिर्फ एक सीट डॉक्टर आरिफ अलवी साहब की दी गई थी, वो भी बहुत बड़े एहतजाज के बाद। तो उस वक्त इनके MQM से पैरों से ज़मीन निकल गई थी और हक़ाइक़ का सबको इल्म हो गया था। गुलशन की थी सीट, जमाल ज़ुबैर भाई वाली सीट, अशरफ कुरैशी वाली सीट, काफ़ी सारी सीट्स ऐसी थी, 5 या 6 सीट्स थी जो कि उस वक्त हम जीते थे। धांधली के बावजूद PTI का जितना वोट इलेक्शन के रिकॉर्ड में रजिस्टर्ड हो चुका था, इसकी वजह से सबको नजर आ गया था कि हाथी कमरे में आ चुका है। लेकिन इतना वोट मिलने के बाद भी तहरीक इंसाफ ने कराची पर बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दी। अंदाज से जो हमारे जिम्मेदारान थे उन्होंने वो जो जिम्मेदारी उन्हें अदा करनी चाहिए थी उन्होंने नहीं अदा की, और फिर गिला अब इसलिए ख़त्म कि वो सब वो थे जो वज़न नहीं सह सके, चले गए 9 मई के बाद। यानी जिस शहर का मैंडेट 24 सदी बाद MQM के अलावा किसी और पार्टी की तरफ मुड़ा था, उस पार्टी ने इसके बाद भी अपनी सारी तवज्जो पंजाब पर ही मरकूज रखी, क्योंकि इमरान खान का ख्याल था कि उन्हें हुकूमत पंजाब में कामयाबी की सूरत में ही मिलनी है। इसलिए जब 2014 में धांधली के खिलाफ तहरीक शुरू हुई तो जो 4 हलके खोलने का मुतालबा किया गया उनमें कराची का कोई हलका शामिल नहीं था। लेकिन कराची से इस बेनियाजी के बावजूद वोटर्स इमरान खान नियाजी से जुड़े रहे, और 2018 के इलेक्शन में PTI कराची से कौमी असेंबली की 14 और सूबाई असेंबली की 21 नशिस्तें जीत गई। खुद चेयरमैन PTI इमरान खान भी कराची के एक हलके से मुंतखब हो गए। PTI ने वफाक में हुकूमत भी बना ली, लेकिन सिंध में पीपल्स पार्टी की ही हुकूमत तीसरी बार आ गई। जैसे खान साहब आए थे, कोई महीने बाद मीटिंग हुई थी, 168 अरब रुपए की, आपने सुना होगा, बात हुई है बड़ा, उसका बाद में उन्होंने तमाशा ही बनाया। उसके लिए कराची पैकेज के लिए रखे गए,
लेकिन फौरी तौर पर सिंध हुकूमत आ गई, ना 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 ना, NFC अवार्ड, 18वीं तरमीम, माल खपे, आप कौन होते हो करने वाले, हमें दो, मतलब फिर नहीं करने देंगे। उसके बाद उसमें कमेटी बनी जिसमें चीफ मिनिस्टर को उसका हेड बनाया गया। उसके बाद भी जो कुछ हुआ, जो उन्होंने आज तक नहीं किया, K4 के ऊपर अनलिमिटेड पैसे किसने रखे? इमरान खान। 18वीं तरमीम को ढालना बनाया जाता है, NFC अवार्ड को ढालना बनाया जाता, तो यह शायद ना हो तो मजीद परफॉर्म करते। ये सूरत हाल कराची के वोटर्स के लिए बहुत परेशान कुन थी। तहरीक इंसाफ को भरपूर मैंडेट देने के बावजूद कराची का कुछ भला नहीं हो रहा था। लेकिन यह भी हकीकत है 18वीं तरमीम के बाद वफाकी हुकूमत कराची में बेहतरी का कोई काम उसी सूरत में कर सकती थी जब सूबे में भी वो पार्टी हुकूमत में हो। मैं अक्सर लोग इसको मरियम नवाज़ और PMLN के साथ कंपेयर करते हैं। ये लेट्स नॉट फॉरगेट दैट PMLN के पास जब फेडरल में गवर्नमेंट थी तो प्रोविंशियल में भी गवर्नमेंट थी। मैं PTI को उस वक्त ज़्यादा बेहतर जज करूँगा कराची में डिलीवर करने के हवाले से कि आइदर तो कराची एक फेडरल टेरिटरी बन जाए या फिर PTI के पास प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी हो। उसके बगैर मैं आई थिंक द कंपैरिजन, एनी काइंड ऑफ कंपैरिजन वुड बी अनजस्ट। और आज भी तहरीक इंसाफ के पास कराची वालों के लिए मुस्तकबिल के वादों के सिवा कुछ नहीं है। देखिए छलनी लग गई है 9 मई के बाद ना, जो गन था वो साफ हो गया। अब वो लोग रह गए हैं जिनको पता है कि क्या करना है, कुर्बानी देने वाले लोग हैं, फ्रंट फुट पे खेलने वाले लोग हैं, जिम्मेदारी का एहसास करने वाले लोग हैं। कराची आइट से कहता हूँ, पूरे सूबा सिंध के लोगों से कहता हूँ, अल्लाह ताला ने अगर मौका दिया तो पुरानी गलतियाँ नहीं दोहराएंगे, नई गलतियाँ करेंगे भी नहीं इंशाल्लाह। और वो जो हक़ है इस शहर का, और जो हक़ हम पे फ़र्ज़ है कि इस शहर ने हमें वोट किया है, इंशाल्लाह हम वो लौटाएंगे इनको। तहरीक इंसाफ के पास आज कराची में बड़ा वोट बैंक है। इमरान खान जैसी करिश्माती लीडरशिप भी है और इसकी बेमिसाल मकबूलियत भी है, लेकिन कराची की सतह पर मजबूत लीडरशिप और तंजीम मौजूद नहीं है। इस कमजोरी का एक सबब तो 9 मई के बाद की सूरत हाल है, जिसकी वजह से गिरफ्तारियां और सजाएं भी हुई और दबाव की वजह से कई रहनुमा पार्टी छोड़कर चले गए। लेकिन PTI की तंजीम 9 मई से पहले भी ऐसी नहीं थी कि उस खला को पुर कर सकती जो अल्ताफ हुसैन के कराची की सियासत से निकल जाने से पैदा हुआ था। लेकिन यहाँ आज की PTI और माजी की अल्ताफ हुसैन वाली MQM में एक और फर्क भी है। कराची के सियासी मैदान में अल्ताफ हुसैन के मुकाबिल दूर दूर तक कोई नहीं होता था, और अगर होता भी था तो ताकत से दूर कर दिया जाता था। चलो भाई, कराची में हमने बकौल तुम्हारे बेईमानी कर ली, पंजाब में सुनामी को क्या हो गया। लेकिन PTI के पास इस वक्त तन्हे तन्हा कराची का मैंडेट नहीं है, बल्कि जमात इस्लामी भी कराची के वोटर्स के सामने एक ऑप्शन की सूरत में मौजूद है। और 8 फरवरी 2024 के फॉर्म 45 के नताइज के मुताबिक भी कराची में PTI के बाद सबसे ज्यादा वोट जमात इस्लामी को ही पड़ा था। और 9 मई से 5 माह पहले होने वाले बल्दियाती इलेक्शन में तो जमात इस्लामी PTI से कई ज्यादा वोट लेने में भी कामयाब रही। लोकल गवर्नमेंट के अंदर लोगों ने जमात को सीरियस लिया था। और दूसरी बात यह कि हफ्स साहब ने अच्छा खम्बो शम्बो में टंग के यहाँ कराची में कैंपेन, बाद में वो तो सबने देख लिया क्या हुआ, उस पर मैं कमेंट नहीं करूँगा। आजकल हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं। 8 फरवरी 2024 वाली रिहर्सल उन्होंने बल्दियाती इलेक्शन में कर दी थी। आशीर्वाद कहीं की थी, प्रेशर के आगे कोई नहीं रोक, कोई लालची था वो चला गया, कोई प्रेशर में आके चला गया। मेयर कराची के हिमायत याफ्ता 32 PTI अरकान ने PTI से लाताल्लुकी का इजहार कर दिया है। मेयर के इंतखाब के मौके पर PTI के नुमाइंदों का दबाव और लालच का शिकार होकर गायब हो जाना भी इस तंजीमी कमजोरी का इजहार था, जो PTI की जानिब से इस सियासी खिला को पुर करने की राह में रुकावट है, जो 2015 से कराची की सियासत में मौजूद है। तो फिर मैं देखता हूँ कौन सा CM, कौन सा PM, कौन सा गवर्नर, कौन हमारा रास्ता रोकता है। जमात इस्लामी कराची की सियासत का वो फैक्टर है जिसे इंतखाबी नाकामियां बार बार वाइप आउट करती है, लेकिन जमात इस्लामी भी बार बार बाउंस बैक करती है। 2023 का बल्दियाती इलेक्शन तो ज्यादा पुरानी बात नहीं है, जिसमें जमात इस्लामी ने तहरीक इंसाफ को भी पछाड़ दिया था। जमात इस्लामी में ही ये पोटेंशियल मौजूद है कि बाउंस बैक कर सकती है। पाकिस्तान में मुझे यकीन है कि ऐसा ही होना है इंशाल्लाह। हमने कराची में तजुर्बा किया, हम डिटरमिन्ड थे, हम करते रहे, लगे रहे, पब्लिक इश्यूज़ पर बात करते रहे। लोगों ने बिलाखिर ये शहर कराची जो जमात के हाथ से बिल्कुल निकल गया था, हमने बाउंस बैक किया और जमात इस्लामी सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आ गई। 2024 में 8 फरवरी को किया गया, उसके खिलाफ 3 दिन के बाद किसी ने अगर उसको बेनकाब किया था तो वो कौन था?
मैंने कहा था ना कि मुझे ये सीट नहीं चाहिए, आप मुझे खैरात में ये सीट नहीं, मैं 1200 वोट से हार गया हूँ, और जो जीता है वो पीटीआई का है, उसको दे दें। जमात इस्लामी की इंतखाबी कारकर्दगी की तफसील रफ्तार की आप इस डॉक्यूमेंट्री में देख सकते हैं। जो कुछ मेयर के इलेक्शन में हुआ वो सबके सामने है, लेकिन इसके बावजूद जमात इस्लामी के पास शहर के 9 टाउन्स मौजूद हैं और इसके बल्दियाती नुमाइंदे कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन इख्तियार और वसाइल से महरूम इस लूले लंगड़े बल्दियाती निजाम में डिलीवर करना तकरीबन नामुमकिन है। जमात इस्लामी यहाँ रेलिवेंट है, इसके पास 9 टाउन्स हैं, बदतरीन हालात हैं, कचरा उठाने का भी काम उनके पास नहीं है, उनके पास जो है वो सीवरेज का भी काम उनके पास नहीं है, ऊपर है, और यानी बुनियादी जो काम करने के हैं वो टाउन्स के पास है। उसके बावजूद काम हो रहा है और अल्लाह का शुक्र है कि अब लोगों को डिफरेंस नज़र आना शुरू हो रहा है। ये डिलीवरी कर रहे हैं ना, वो अपने इख्तियार से भी ज़्यादा और अपने वसाइल से भी ज़्यादा कर रहे हैं। सीवरेज का काम किसके ज़िम्मे है? वाटर बोर्ड के ज़िम्मे है। वाटर बोर्ड करके नहीं दे रहा, तो जो थोड़े थोड़े पैसे आते जा रहे हैं, तो फिर हमने 2-3 साल तो सीवरेज का काम पे लगा दिया, जो ज़मीन के नीचे दब जाता है, तो वो तो नज़र नहीं आता, परेशान तो लोग रहते हैं, लेकिन बहरहाल बहुत फ़र्क पड़ गया। अब उसके बाद जब कारपेटिंग शुरू हुई है तो लोगों को डिफरेंस महसूस हो रहा है, लेकिन मैं नहीं समझता कि ये काम इतने हैं कि जिसको आप कह सकें कि लोगों के हालात बदल गए, इसलिए कि तो बहुत लिमिटेड स्कोप है। और जो चीज कराची में जमात इस्लामी को वोटर से ज्यादा कनेक्ट करती है वो है जमात इस्लामी की मजबूत तंजीम, जो शहर के हर इलाके में मौजूद है। अगरचे इस वक्त तमाम सर्वेज यही बताते हैं कि पीटीआई मुल्क में इतनी ज्यादा हिमायत हासिल कर चुकी है कि कोई और जमात दूर दूर तक इसके मुकाबिल नहीं है, लेकिन अमीर जमात इस्लामी का दावा है कि बाकी मुल्क में जो भी हो, कराची का मामला मुख्तलिफ है। हम भी पॉलिटिकल ओपिनियन के अनबाइस सर्वे करते हैं और उसको जांचते हैं, ये हमारा बड़ा तरीक़ेकार है। फिर अगेन वही, चूँकि कराची की मिसाल आ जाती है, हम यहाँ पर क्वार्टरली सर्वे करते थे अपने आप को देखने के लिए कि हमारी पोजीशन क्या है, और ये हम बताते नहीं थे किसी को, खुद अपनी जांच के लिए करते थे, क्वांटिटेटिव भी क्वालिटेटिव भी। एक मरहला हमने तय कर लिया अवामी हिमायत का, वो हमारे पास है, इसलिए कि मैं सिर्फ इस इलेक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, उसके बाद भी हम जब पब्लिक सर्वे करते रहें तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त तो कराची में लोगों की राय कौमी और सूबाई के हवाले से भी नंबर 1 पार्टी के तौर पर जमात इस्लामी की है। मैं इस पर इसलिए नहीं कह रहा कि हमारा अपना किया हुआ है, जब ये कहीं शाया हो जाएगा तो आपको भी पता चल जाएगा। लेकिन इस वक्त कौमी और सूबाई असेंबली में कराची की नुमाइंदगी जिनके पास है वो तो इन सर्वेज को ना खातिर में लाते हैं और ना ही जमीन की सियासी सूरत हाल को। कराची का एक मिजाज है, वो जहाँ है जमात इस्लामी के वोटर्स हैं वो उन्हीं को वोट डालते हैं, उसमें कोई खातिर खा इंक्रीज़ नहीं नज़र आया मुझे, ठीक है ना। तो वो मैटर नहीं करता। आप स्पेस बनती है तो थोड़े से दिन के लिए बनती है, उसके बाद फिर वो वापस आती है एमक्यूएम में, क्योंकि बनी थी स्पेस, पीटीआई को वोट डला था, पीटीआई ने डिलीवर नहीं किया। खैर ख्वाह सिर्फ एमक्यूएम है। अवाम क्या पसंद करते हैं और क्या नहीं, ये राय तो हर इलेक्शन में सामने आ रही है। I'll be very honest with you, my family, we are not a जमात इस्लामी वोटर, लेकिन जिस इलेक्शन की आप बात कर रहे हैं उसमें हमने हाफिज़ नईम को जाके वोट किया था। हम सब ने, मैं, मेरी वालदा, मेरी वाइफ, हम 3 वोटर्स हैं रजिस्टर, उस वक्त अब चौथे भी आ गए। हम तीनों ने जाके जमात इस्लामी को अपने इलाके में वोट दिया था, बिकॉज मुझे पता था कोई मसला होगा तो यार मेरा काम ये सॉल्व करवा के देंगे। जमात इस्लामी कराची की तंजीम में ज़्यादातर कराची के ही लोग हैं, जो कि हमें उनका घर भी पता है कि यार ये इधर रहते हैं। मैं ये समझता हूँ कि जमात इस्लामी में कम अज़ कम एक अकाउंटेबिलिटी वाला फैक्टर ज़रूर है। उनको इस बात का अंदाज़ा होगा, और है उनको इस बात का अंदाज़ा कि यार हमें डिलीवर करना है आवाम के सामने। आई थिंक नेमतुल्लाह खान साहब ने अपने उस टाइम पे ये डिलीवर भी किया था जिस वक्त उनको मौका मिला था। और मैं अभी भी, इवन दो ज़ाती तौर से अगर आप मुझसे पूछें तो आई एक्सपेक्टेड बेटर फ्रॉम हाफिज़ नईम। बहुत सारे ऐसे मामलात पे उन्होंने खामोशी इख्तियार की हुई है कि जिस पे जमात इस्लामी से मैं एक्सपेक्ट करता था कि दे विल क्रिएट अ नॉइज़। जमात इस्लामी को कभी वोट मिलते हैं और कभी नहीं मिलते, लेकिन जमात का शहर में सियासी कंट्रोल का वो तासुर नहीं बन पाता जो कभी अल्ताफ हुसैन की एमक्यूएम का खासा हुआ करता था। जैसा एमक्यूएम के पास आया था वैसा तो हम नहीं लाना चाहेंगे, मतलब उसमें तो फिर काफ़ी कुछ होता है कभी भी नहीं लाएंगे, इसलिए कि हमारी नस्लें तबाह हो गई इससे। हम वो रास्ता तो नहीं इख्तियार करेंगे, लेकिन ये वक्त आ गया है कि जिसमें जमात इस्लामी और उसके कारकुनों को और उसके ज़िम्मेदारान को इस पूरे शहर पर अपनी यानी सियासी गिरफ्त को भी और इंतज़ामी गिरफ्त को भी बढ़ाने की ज़रूरत है।
और अब जिक्र उस पीपल्स पार्टी का जिसके पास कराची के वोटर्स का मैंडेट तो नहीं है, लेकिन कराची का सारा इंतजामी कंट्रोल और वसाइल इसके पास है। और इस कंट्रोल को कायम रखने के लिए पीपल्स पार्टी कराची के साथ क्या कुछ कर चुकी है वो रफ्तार अपनी इस डॉक्यूमेंट्री में बता चुका है। आज तक किसी ने ये नहीं बताया कि पीपल्स पार्टी ने आखिर कराची तबाह किया कैसे। तो बस इसी का जवाब देने के लिए मैं आज ये डॉक्यूमेंट्री बना रहा हूँ। कराची के वसाइल और इंतजाम पर अपना कंट्रोल कायम करने के लिए सिंध हुकूमत की पहली कोशिश तो यही होती है कि बल्दियाती इलेक्शन हो ही ना। जैसा कि 2009 से 2016 तक और फिर 2020 से 2023 तक बल्दियाती इलेक्शन करवाए ही नहीं गए। यानी गुज़श्ता 18 साल में से 10 साल तक तो कराची को बल्दियाती नुमाइंदगी से ही महरूम रखा गया। और फिर अपोजिशन के धरनों और अदालत में कानूनी लड़ाई के बाद बल्दियाती इलेक्शन हुए भी तो ऐसे कानून के तहत जिसमें बल्दियाती नुमाइंदों को ना इख्तियार मिला ना फंड्स। और जब कराची जैसे शहर को ना हक के नुमाइंदगी मिले ना हक के हुक्मरानी, तो फिर बाइख्तियार बल्दियाती इदारों के बजाय नए सूबे का मुतालबा सामने आता है। इन्होंने कराची को एटीएम मशीन बनाया हुआ है, दैट्स ऑल करप्शन। तो ये मैं कैसे एक्सपेक्ट करूं कि इनको आसानी से निकाला जा सकता है। इन्होंने तो अपने पज्जे गाड़े में हैं, तो इनको निकालने के लिए तो कोई ना कोई जादू की छड़ी आएगी। क्या नाम है उसका आर्टिकल का 239(4), अगर उसमें कोई कारनामा अंजाम दे दे, जो भी दे सकता है, अमेंडमेंट ले आए, तो चांसेस बनते हैं। रेफरेंडम ज़ाहिर है वो ज़बरदस्ती पे ही जाएगा ना। अगर हम इसको बिठा के बात कर लें और अगर फिर कोई नहीं मानता है तो फिर उसको जैसे 27th अमेंडमेंट आई है, 26th अमेंडमेंट आई है, फिर तो वो हुक्म करना ही पड़ेगा ना। अगर आप नहीं मानोगे कि नहीं साहब मैं नहीं चाह रहा, मैं नहीं है इसमें, पूरा मुल्क है ये, ठीक है, कराची पूरे मुल्क को चलाता है, आप नहीं हो अकेले, ठीक है, आपका डिसीजन नहीं चलेगा अब, क्योंकि आपने 18 साल में उजाड़ दिया पूरा सूबा। आपका जो रिज्यूमे है वो तो बिल्कुल ही फेल है, आपको तो जॉब नहीं मिल सकती, आप फेल हुए हो, आप कॉम्पिटेंट नहीं हो। आपके जहन में ये सवाल तो जरूर आ रहा होगा कि ये तबाहाल शहर इतना अहम क्यों है कि हर ताकत, चाहे वो सियासी हो या गैर सियासी, हर सूरत में कराची पर अपना कंट्रोल कायम रखना चाहती है। इसकी दो वजूहात है। पहली वजह है सियासी, कि कराची माजी की तरह एंटी गवर्नमेंट और एंटी एस्टेब्लिशमेंट सियासत का मरकज न बन जाए, क्योंकि क़याम पाकिस्तान से लेकर 80 के अशरे तक हर हुकूमत के खिलाफ तहरीक कराची से ही शुरू होती थी। जनरल अयूब हो या जनरल याहिया, भुट्टो हो या जनरल जिया, हर हुक्मरान को सियासी चैलेंज कराची से ही मिलता था, और फिर जो कराची में होता वही बाकी मुल्क में भी होता। लेकिन फिर कराची को ऐसी बदअमनी और बद इंतजामी में धकेला गया कि मुल्क की सियासत में कराची का कायदाना किरदार ही जाता रहा। कराची के हमारे हुक्मरान ने बेड़ा गर्क किया हुआ है, बर्बाद हो गया कराची। कराची तो अब कचरे का ढेर है, इसमें क्या करें हम। कराची पर हर सूरत में कंट्रोल कायम रखने के लिए एक वजह इसकी माशी ताकत भी है, यानी पैसा। हर सियासी और गैर सियासी ताकत कराची को एक सोने की चिड़िया के तौर पर देखती है। पैसा जायज हो या नाजायज, कारोबार से हो या जुर्म से, सबसे ज्यादा कराची से ही कमाया जा सकता है, जिसके लिए हर कोई कराची को काबू में रखकर कराची से ज्यादा लेना चाहता है, और कराची दे भी देता है, चाहे वो लोगों का रोजगार हो या सरकार का टैक्स। सबसे ज्यादा कराची से ही मिलता है, लेकिन बदले में कराची को क्या मिलता है ये तो कराची जुबाने हाल से बता ही रहा है। अजीब इत्तेफाक है कि कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर और इंतजाम भी उस वक्त तक ही बेहतर था जब तक मुल्की सियासत की क़यादत कराची के पास थी। ये महज इत्तेफाक है या इन दोनों चीजों में कोई रब्त भी है? इस सवाल पर गौर जरूर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।